अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक reasons to be recorded later subject to amplification or elucidation as may be deemed appropriate by a majority of 7, Justice Aminuddin Khan, Senior Judge, Justice Musarrat Hilali, Justice Naeem Akhtar Afghan, Justice Shahid Bilal Hassan, Justice Muhammad Hashim Khan Kakar, Justice Amir Farooq and Justice Ali Bakir Najfi. All review petitions are allowed and impugned. Majority judgment dated 12th of July 2024 is set aside. As a consequence thereof, civil appeal number 333 of 24 and 334 of 2024 filed by SIC are dismissed and the judgment rendered by the Peshawar High Court, Peshawar is restored. Whereas Justice Jamal Khan Mandukhel, for reasons to be recorded later, partly allowed the review petitions and maintained his original order with regard to 39 seats, but reviewed the majority judgment to the extent of 41 seats. Whereas Justice Muhammad Ali Mazhar and Justice Sayyid Hassan Azhar Rizvi, for reasons to be recorded later, also reviewed the judgment and allowed the review petitions with the rider that since the factual controversy or disputed questions of fact neither could be resolved by the Peshawar High Court nor this court in original or review jurisdiction. Therefore, directions are issued to the ECP to examine and consider the nomination papers / declaration and other relevant documents of all 80 returned candidates by means of de novo exercise with regard to their affiliation and take मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजर सानी केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच फैसला सुना रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान फैसला सुना रहे हैं। वो बता रहे हैं इसी सिलसिले में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अहम फैसला, नजर सानी दरखास्तें मंजूर, 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अहम तरीन मामला मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजर सानी केस का फैसला महफूज किया गया, अब इसे सुनाया जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन फैसला सुना रहे हैं। नजर सानी दरखास्तें मंजूर, 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजर सानी केस का अहम फैसला, इसके निकात सामने आते जा रहे हैं। बिल्कुल आपको बताएं कि नजर सानी दरखास्तें मंजूर की गईं और 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजर सानी केस है जिसमें आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है, 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दी। दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं, 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया गया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजर सानी केस पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया और 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया गया है। नजर सानी दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजर सानी केस है और 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया गया है। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे सोहेल रशीद हमारे साथ हैं। सोहेल रशीद, हमें बताइए महफूज फैसला सामने आ गया, इसके निकात बताइए। देखें, ये बड़ा फैसला है। सबसे पहले तो सबसे अहम नुकता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं मिल सकती, ना ही सुन्नी इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों की अहल है। जो इलेक्शन कमीशन ने असल फैसला जो किया था उसको वापस बरकरार कर दिया गया है, जिसके तहत ये जितनी भी इजाफी नशिस्तें थी वो हुकूमत उसकी इत्तेहादी जमातों और JUI में तकसीम की गई थी और इलेक्शन कमीशन ने इसमें कहा था कि इन नशिस्तों को खाली भी नहीं रखा जा सकता, इसलिए दीगर जमातों को दी जा रही है। उस फैसले को ही बहाल किया गया है और जो 12 जुलाई 2024 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था जिसमें कहा गया था कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जा रही हैं, उस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। 7 जजेस ने ये अक्सरियती फैसला दिया है जिसमें ये करार दिया गया है, वाजे किया गया है कि 12 जुलाई का फैसला बरकरार नहीं रखा जाएगा और ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेने की हकदार नहीं थी। यानी जो असल फैसला था 12 जुलाई का, जिसमें जो फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 2 अकलीती जजेस ने दिया था, वो अब अक्सरीती फैसला बन गया है और
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। मुकम्मल इंसाफ वाला जो बाब था उसको भी खत्म किया गया इसमें से, और वापस जो असल फैसला था जो चैलेंज होकर यहाँ पर आया था सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ, उसको वापस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होगी। जो लोग सुन्नी कौंसिल में शामिल हुए थे आम इंतखाबात के बाद, उनसे मुतालिक भी जो डायरेक्शंस दी गई थी अक्सरीती फैसले में, उनको भी वापस लिया गया है। उनके सारे नोटिफिकेशन को भी वापस लेने का कहा गया है और 12 जुलाई से पहले वाली पोजीशन पर वापस बहाल किया गया है। सारी सूरत हाल को आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नजरसानी दरखास्तों को मंजूर किया गया है 7 जजेस की अक्सरियत से, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 39 नशिस्तें कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के फैसले पर उन्होंने उसे बरकरार रखा है, लेकिन कुछ पैराग्राफ उन्होंने उसमें से भी हज़फ किए हैं। जो अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस थे, उनमें से 2 अहम जजेस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी मौजूदा बेंच का भी हिस्सा थे। उन्होंने भी जुज़वी तौर पर ये दरखास्तें जो नजरसानी की थी उनको मंजूर किया है और उन्होंने इसमें अपनी अलग रीजनिंग दी है, अपनी अलग वजूहात भी दी है। 7 जजेस की अगर हम बात करें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो बेंच था उसने आज समाअत की थी। आज सुबह हमने पहले देखा कि ये बेंच पहले टूटा, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर इस केस से अलग हो गए थे, लेकिन उसके बाद बाकी 10 जजेस ने इस समाअत को जारी रखा था। और इसमें एक और अहम चीज यह है कि जब ये नजरसानी केस पहले दिन लगा था, 2 जजेस इस केस से अलग हुए थे, उनकी राय को भी इस फैसले का हिस्सा बनाया गया है। यानी जो मजमूई तौर पर आज फैसला है ये 12 रुकनी बेंच का है, उसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी उनको अकलीती जजेस में रखा। क्या कुछ हुआ ये भी बताइए, क्या दलाइल दिए गए, और ये भी बताइएगा कि तफसीली फैसला कब तक सुनाया जाएगा? देखें, तफसीली फैसला तो अगर उसकी हम पहले बात करें तो वो तो बाद में तहरीरी तौर पर ही जारी किया जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जो है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा जब भी वो तहरीर किया जाएगा। लेकिन जो बुनियादी नुकात थे वो मुख्तसर ऑर्डर में जो है आज उसको वाजे कर दिया गया है। आज सुबह से अगर हम बात करें तो बड़ी हंगामा खेज किस्म की समाअत रही है। जब दलाइल का आगाज किया, अहमद खान जब दोबारा रुस्तम पर आए तो सबसे पहले उन्हें जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज आपने हमारी साख पर सवालात उठाए जिससे मैं रंजीदा हूँ, इसलिए मैं इस बेंच से अलग हो रहा हूँ। और उसका ये मतलब नहीं कि आपके एतराज को मैं कबूल कर रहा हूं, क्योंकि गुज़श्ता रोज आमिर खान ने ये इल्जाम आयद किया था कि पहले कोर्ट पैकिंग की गई, 26वीं तरमीम पास की गई, उसके बाद ये केस लगाया गया ताकि मर्जी के जजेस लगाए जाएं। इस एतराज का जवाब देते हुए आज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर इस केस से अलग हुए थे। उसके बाद जब 10 रुकनी बेंच को तश्कील करके लाया गया तो उस पर दोबारा एतराज आयद किया गया, जिसे मुस्तरद किया गया और फिर काफी गर्मा गर्मी भी हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सख्त रिमार्क्स दिए आमिर खान को मुखातिब करते हुए कि हम देख रहे हैं कि हम आपकी इज्जत करते हुए आपको मौका दिया था, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से एक वकील फैसल देखिए बड़े तवील दलाइल दे चुके थे, 3-4 रोज उन्होंने दलाइल दिए थे, उसके बाद आपको सुनना बनता नहीं था, सिर्फ आपकी इज्जत करते हुए आपको मौका दिया, लेकिन आपने हम पर इल्जामात लगाए और अगर इज्जत आप देंगे नहीं तो आपकी भी नहीं करेंगे। इस तरह के रिमार्क्स भी आते रहे। फिर हामिद खान को रोका भी गया सियासी गुफ्तगू से और जस्टिस आशम खान काकड़ ने तो यहाँ तक रिमार्क्स दिए थे कि आपने सुप्रीम कोर्ट को शायद डी चौक बना दिया जहां पर आप लोगों को आकर उनकी इज्जतें उछालते हैं, आपको ये हक किसी ने नहीं दिया। फिर हमने देखा कि अहमद खान के बाद मखदूम अली जो 12 जुलाई के फैसले से मुतासरा उम्मीदवार थे हुकूमती जमातों के और उनके इत्तेहादी जमातों के मखसूस नशिस्तों पर जिनको पहले कामयाब करार दिया गया था, उनके वकील मखदूम अली खान ने आकर जवाब दलाइल दिए थे और उनकी जानिब से जो और अटॉर्नी जनरल फिर बाद में इन दोनों की जानिब से एक नुक्ते की निशानदेही की गई थी कि जो अक्सरीती जजेस ने 12 जुलाई 2024 को फैसला दिया था उसमें इलेक्शन एक्ट 2017 का रूल 94 है जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात देता है सियासी जमातों से मुतालिक, उसको कलअदम करार दिया गया। लेकिन ऐसा सिर्फ तफसीली फैसले में किया गया, जबकि उस पर ना कोई दलाइल हुए थे, ना ही मुख्तसर ऑर्डर में उसका 12 जुलाई के ऑर्डर में उसका जिक्र था। बाद में ऐसा किया गया और ये एक संगीन गलती है जिसको दुरुस्त करना लाजिम है और उसको दुरुस्त करते हुए अगर उस पैराग्राफ को हज़फ करना है तो फिर इलेक्शन कमीशन के वो इख्तियारात वापस बहाल होंगे। अटॉर्नी जनरल ने भी इस पर दलाइल दिए थे। उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुनाते हुए जो हुकूमत का मौक़िफ़ था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, उसको दुरुस्त करार दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आज हतमी तौर पर मखसूस नशिस्तों के दावे से और उनका दावा गलत करार दिया गया और उससे महरूम सोहेल इसके आगे जाया भी नहीं जा सकता। अब ये मामला बिल्कुल ही खत्म हो चुका, निमट चुका, ऐसा कहा जा सकता? बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ये अभी जो आर्टिकल 184(3) के मुकदमात होते हैं मफाद आमा के केसेस, उनमें तो इंट्रा कोर्ट अपील का हक दिया गया हुआ है, एक होता है फिर उसके बाद नजरसानी में आया जाता है। लेकिन ये चूंकि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील थी जिस पर फैसला देते हुए पिछले साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया गया था, उसके खिलाफ सिर्फ नजरसानी का ही स्कोप होता है और नजरसानी की दरखास्त खारिज हो गई है।
जो क्यूरेटिव रिव्यू एक बड़ा उस पर जिक्र किया जाता है, बहस की जाती है, लेकिन जब हमने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज साहब उनके खिलाफ जब एक रेफरेंस आया था, उसमें एक क्यूरेटिव रिव्यू आया था, उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहले ही करार दे चुकी हुई है कि दोबारा नजरसानी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी कानून या आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। लिहाजा अब हम कह सकते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो उसकी कोशिश करें भी तो उसका स्कोप ना होने के बराबर है कि उनको इसके बाद कोई मजीद रेमेडी मिले। अब ये हतमी फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, आईनी बेंच का फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वो फरीक नहीं थी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चूंकि आम इंतखाबात में हिस्सा बतौर जमात नहीं लिया था, उसमें शामिल होने वाले आजाद उम्मीदवार अपनी आजाद राय से अपनी मर्जी से शामिल हुए थे, और एक भी उम्मीदवार ने आकर सुप्रीम कोर्ट में यह दावा नहीं किया कि उस पर कोई दबाव था या कुछ मखसूस हालात थे जिसके तहत उसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा। लिहाजा किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उस क्लॉक को रिवर्स करके उनको दोबारा इजाजत नहीं दी जा सकती थी कि 3 दिन का जो वक्त था जमात ज्वाइन करने का, कि उनको मजीद 15 दिन दिए जाएं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएं। इसलिए वो जिस जमात में जा चुके हैं उसी में बरकरार रहेंगे, लेकिन वो जमात चूंकि इलेक्शन नहीं लड़ी हुई इसलिए उसको मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी जा सकती, उसको बाकी जो इलेक्शन लड़कर आई हुई जमातें हैं उनके बराबर के हकूक नहीं दिए जा सकते। ये वाजे कर दिया गया आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मुख्तसर ऑर्डर जो आया है उसमें इलेक्शन कमीशन के जिस फैसले को बरकरार रखा गया है उसका क्रक्स यही कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो लोग चले गए हैं वो मखसूस नशिस्तें क्लेम नहीं कर सकते। वो पार्लिमानी जमात अगर होगी भी तो उसको मखसूस नशिस्तों के एलोकेशन के वक्त मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। अच्छा सुहेल, तमाम ऑप्शंस खत्म हो गए, हतमी फैसला सुना दिया गया। एक तो ये बताइए कि ये इस पूरे प्रोसेस में लैग कहां पर रहा है, और दूसरा ये बताइए कि तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से कोई बयान सामने आया इस पर? देखें, बयानात तो सामने अभी नहीं आए, लेकिन जो अदालत में अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शुरू से लेकर मौक़िफ़ की बात करें तो जब ये असल तनाज़ा चला और ये केस इलेक्शन कमीशन के बाद पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक आया, तो एक बात की बार बार बेंच की जानिब से निशानदेही की जाती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस केस में फरीक बनकर कभी अदालत के सामने आई ही नहीं, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि ये नशिस्तें उन्हें दी जाएं। गुज़श्ता बरस जब ये केस चल रहा था बार बार पूछा गया था, और सलमान करम रजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो इस केस में वकील भी थे कंवल शुजब के, उनसे जब पूछा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरखास्त क्यों नहीं दायर करती तो उन्होंने वाज़ेह जवाब भी दिया था कि हम चाहते हैं ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही दी जाएं। और इस बार नजरसानी केस में भी उनसे बारहा ये पूछा गया कि आप तो असल केस में ये नशिस्तें खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देना चाहते थे, अब जब बेंच ने ये सीटें पीटीआई को दी हुई हैं तो आप उस फैसले की हिमायत कैसे कर रहे हैं? इस बार उनकी जानिब से दलाइल तो दिए गए थे लेकिन कुछ वाज़ेह मौक़िफ़, कुछ पार्टी पॉलिसी ऐसा वाज़ेह नहीं की गई थी। लेकिन आज की समाज में भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 2 बार ये रिमार्क्स किए हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन सिंबल नहीं मिला था और आजाद लोग लड़े थे, उसके बाद ये लोग एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात के तौर पे मौजूद थी, उसी में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर सकते थे, दूसरा किसी ऐसी जमात में जा सकते थे जिसने कम अज कम इलेक्शन में एक नशिस्त जीत रखी हो ताकि उसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकें। और अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में जो विल ऑफ पीपल है, जो अवामी मंशा होती है उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है, अवामी राय का, और वोट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर जो फैसला आया था 12 जुलाई का, उसका जवाब देते हुए ये कहा कि ये प्रेस क्लिपिंग्स मौजूद हैं, रिपोर्ट हुआ मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तमाम लोग जो आज़ाद हो चुके थे उसके बाद ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जाना चाहते थे, और इन्होंने पहले फैसला भी किया था वहां जाते। अगर ये वहां जाते तो अटॉर्नी जनरल ने एतराफ़ किया अगर इन्होंने उस जमात में शमूलियत इख्तियार की होती, उनके पास एक नशिस्त मौजूद थी कौमी असम्बली में, ये मखसूस नशिस्तों के भी हकदार हो सकते थे। रशीद साथ सुनाया गया है, अगर हम इस सारे प्रोसेस को देखें तो आपको कहां पर लैग दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस फैसले को 3 एंगल से देखता हूँ। एक, इस एंगल से ये देखता हूँ कि इसके अंदर किस हद तक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या एक लीगल स्ट्रैटेजी पीटीआई की क्या थी। दूसरा, मैं इस एंगल से देखता हूं कि आपने जिस प्रोसेस को अडॉप्ट किया उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या थी। और तीसरा ये है कि जब आप इस कंट्रोवर्सी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए तो आपका केस क्या था। तो फर्स्ट ये है कि बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि पीटीआई ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 या सेक्शन 104 या उसके बाद आपका रूल 94 बड़ा क्लियर था कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं जिसने इलेक्शन सिंबल के तौर पे इलेक्शन
इलेक्शन लड़ा हो या उसकी किसी भी असेंबली के अंदर प्रेजेंस हो। अब ये प्रेजेंस SIC की थी नहीं। अब SIC की जब प्रेजेंस नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बड़ी वाज़ेह थी, तो किस शख्स ने ऐसी एडवाइस की कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को डेविएट करें और आप अपने जो इंडिपेंडेंट 80 के करीब कैंडिडेट्स हैं उनको कहें कि आप SCC को ज्वाइन करें, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ। जब से हमारी रिजर्व सीट जनरल मुशर्रफ दौर के अंदर आई है, कभी भी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो आउटसाइड असेंबली हो उसको रिजर्व सीट्स कभी मिली नहीं है। और फिर उसके बाद हुआ ये है कि जब आप उस केस को इलेक्शन कमीशन के पास लेके गए तो आपका एक रटा रटाया जवाब ये था कि जी SIC को मिलनी चाहिए। वहां नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट आपकी एक विंडो शॉपिंग थी कि आप समझते थे कि पेशावर हाई कोर्ट बड़ा न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट है, और वहां से भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला आया 5-0 से। उसके बाद जब उसको सुप्रीम कोर्ट लेके आया गया और उसके अंदर भी PTI ने आज तक रिव्यू के अंदर भी ये नहीं कहा कि हमें पार्टी दी। जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शॉर्ट ऑर्डर या डिटेल के अंदर कह दिया और उसके बाद रिव्यू फाइल हुआ तो आप अपनी प्लीडमेंट्स तो देते। आप वहां पे कहते जी हम एंटाइटल हैं। आपने सिर्फ एक इंटरवीनर की एप्लीकेशन दी और उसके बाद जो है आपने सिर्फ ये छोड़ दिया कि अदालत फैसला क्या किया है, जो 12 जुलाई और 23 सितंबर का था। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि 12 जुलाई या 23 सितंबर का जो फैसला था वो एक पॉपुलर पॉलिटिकल फैसला तो हो सकता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन, आइन या लॉ के मुताबिक नहीं था। और बहुत बड़ी डेविएशन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से की, बहुत बड़ी डेविएशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर की, और एक ऐसा रिलीफ दिया उस पार्टी को जिसने ना प्रेयर की, ना पार्टी बनी, ना वो एंटाइटल थी, ना उसने इलेक्शन लड़ा। और उसके बाद सिर्फ एक आर्टिकल 17(2) या आर्टिकल 87 की बुनियाद के ऊपर जो पूरे पाकिस्तान के दूसरे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के थे, आर्टिकल 51, 106, उसके बाद सर्टन सेक्शंस ऑफ लॉ थे, और वन आर्टिकल 75(2) जिसके अंदर आपका इख्तियार होता है कि आपने किस हद तक जाना है, उन सारों को जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बाईपास किया तो उसका रिजल्ट ये निकला कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी आई और वो कंट्रोवर्सी आज तक रिजॉल्व नहीं हो रही थी। और मैं ये समझता हूं कि पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज भी किया, और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सर्टेन जजमेंट्स जो थी जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई किया। आर्टिकल 62F की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ में नहीं था, रिव्यू के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेक्टिफाई किया। आर्टिकल 63A के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच था कि जी आपका वोट भी काउंट नहीं होगा और आप डिस्क्वालीफाई भी होंगे, उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के अंदर रेक्टिफाई किया। तीसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर आया, सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 से फुल कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई किया। उसके बाद नैब अमेंडमेंट्स का केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2-1 से फैसला दिया, अपील के अंदर जाके 5-0 से एक फैसला दिया। तो मैं ये समझता हूं कि आज भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो आइन और कानून को शिक्के सामने रखते हुए फैसला किया है, और उस बुनियाद पे जाके फैसला किया है जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम पॉलिटिकल जस्टिस या इलेक्टोरल जस्टिस नहीं है, बिल्कुल उस वक्त आपका होता है कि जब उस पॉलिटिकल या इलेक्टोरल जस्टिस के अंदर जाके आपको कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ जो है वो सपोर्ट करे। अब जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ सपोर्ट नहीं करता तो फिर आप प्लेइंग इन द गैलरी आप खेलें और आपकी एक पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रेटजी गलत हो और उसका सारा मलबा जो है वो कोर्ट्स पे डाला जाए या उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ पे डाला जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि वो चीजें जो थी वो मुनासिब नहीं थी। और इसमें भी आप देखें 17 के करीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हेयरिंग की है और सारी की सारी आपने लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर देखी है। जितने भी सवाल जो आइन और कानून के तहत पूछे गए उनका जवाब नहीं था, बल्कि जवाब सिर्फ ये था कि हमें वो जजमेंट चाहिए जो पाकिस्तान की पॉपुलर जजमेंट है और हम पाकिस्तान के लोगों के लिए इंसाफ लेने आए हैं। इंसाफ के शिक तो उस वक्त आपको मिलती है जब आइन और कानून के अंदर जाके आप उस इंसाफ या कानून के अंदर एंटाइटल हो, और आर्टिकल 17(2) के नीचे जाके आपकी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं कि ये नहीं हो सकता कि जी आप सिर्फ एक ही करें। तो मैं ये समझता हूं कि आज का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। इस बारे में ज़ैगम साहब, एक तरफ तो आज का फैसला, दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद मजीद स्ट्रेंथन, तीसरी तरफ PTI के लिए मजीद मुश्किल। ये फैसला और आने वाला वक्त कैसा देखते हैं आप? यकीनन इससे PTI की मुश्किलात में इजाफा ही होगा, बल्कि ये समझें कि जिस तरीके से वो मुश्किलात में है उसमें उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। अगर वो उम्मीद कर रही थी कि इसकी वजह से उसके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे तो वो रास्ते भी नहीं खुल सके, और हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो जाहिर है उसको इसका काफी फायदा होगा जी। और ये जाहिर है काफी अरसे से ये मामला चल रहा था। पहले पेशावर हाई कोर्ट ने एक तरह का फैसला दिया,
जिसमें सीट्स डिनाई की गई, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, फिर उसके बाद ये रिव्यू पिटीशन थी। तो बुनियादी तौर पर आइन की और इलेक्शन एक्ट 2017 की जो तशरीह थी उसके मामलात थे, लेकिन जिस तरह से ये निकला है उसकी जो एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है वो यही है कि पीटीआई के लिए इस वक्त कोई रिलीफ नहीं है। ठीक। अच्छा जैगम साहब, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या पीटीआई अब आईनी तौर पर कौमी सियासत में नुमाइंदगी का दावा रखती है? तो है, एक मकबूल पार्टी है, उसके साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, मुश्किलात में वो जरूर है, लेकिन जब तक उसकी मकबूलियत कम नहीं हो जाती और हमें ये वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आता कि अवाम उसके साथ नहीं है, तो वो जाहिर है वो अवाम की नुमाइंदगी तो करती रहेगी। और इन सीट्स के साथ भी जो डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स हैं, अगर उस हिसाब से आप देखें तो उस हिसाब से तो वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है, तो वो तो उसका दावा रहेगा। लेकिन देखिए, सियासत इस चीज का नाम है कि किस तरह आप अपनी मकबूलियत को वोटों में बदलते हैं, वोटों को किस तरीके से आप अपनी सीटों में बदलते हैं, और सीटों को कैसे लेकर आप आगे चलते हैं, अपनी ताकत बनाकर आप उसको इक़्तिदार में बदलते हैं। तो मेरे ख्याल में पीटीआई का जो असल मामला रहा है वो उसकी स्ट्रेटजी की गलतियां हैं, कि स्ट्रेटजी पर उसने बार बार गलतियां की हैं और बार बार वहां पे जाके उसने कन्फ्रंटेशन की है जहां शायद कन्फ्रंटेशन की उस तरह से जरूरत नहीं थी, तो उसने उस तरीके से अपने लिए मुश्किलात में इजाफा किया है। और ये भी फरमाइएगा, पीटीआई के वकला उनको बार बार मौका भी दिया गया, वो दलाइल के बजाय जज्बात से काम लेते रहे, ये एक बात है जो सामने आती रही है। आपको भी ऐसे ही लगता है? अदालत को भी ऐसे ही कहना पड़ा, बेंच को भी ऐसे ही कहना पड़ा? ये तो बहुत दिलचस्प बात है ना, क्योंकि पीटीआई ने वकला की एक बहुत बड़ी तादाद को सियासतदान बना दिया है। उसकी जरूरत भी थी कि बहुत सारे लोग सियासतदान भाग गए थे और उसके पास आने को तैयार नहीं थे, टिकटें लेने को तैयार नहीं थे, तो वकीलों को ऐसा खतरा नहीं होता, तो बहुत सारे वकील एकदम से सियासतदान बन गए। तो ये इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो जब जाते हैं अदालत में तो उस वक्त भी कुछ सियासी तौर पर मुतासर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इमरान खान को और अपनी पार्टी को सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत से केसेस में हमने देखा कि उनकी तैयारी नहीं होती, वो ठीक तरीके से प्रिपेयर करके नहीं आते, एक दूसरे पर मामला छोड़ रहे होते हैं। तो इतने काबिल वकला होने के बावजूद उनकी जो एक वकला के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत मुतासिर को नहीं रही। इन दो चीजों को थोड़ा सा मेरे ख्याल में अलग रखना चाहिए था और ऐसे वकला फील्ड करने चाहिए थे जो मुकम्मल तौर पे प्रोफेशनल होते और साथ में वो सियासत ना कर रहे होते। ये बहुत अहम पॉइंट है हाफिज एहसान साहब, प्रोफेशनल अंदाज में केस को लेके चलना था, सियासत नहीं करनी थी। ये बहुत कलीदी, बहुत बुनियादी नुक्ता है। जैगम खान साहब भी यही कह रहे हैं। कोशिश करेंगे हाफिज एहसान साहब से बात कर सकें इस सिलसिले में। जैगम खान साहब, एक तो ये कि पीटीआई के वकला, दूसरे पीटीआई का मुस्तकबिल, इसके ऊपर तो हम बात कर रहे हैं। इस अहम फैसले के साथ साथ जो हुक्मरान इत्तेहाद की ताकत बढ़ी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आगे जाकर के आप क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, हम देख रहे थे कि जो हुक्मरान इत्तेहाद की जो पिछली हुकूमत थी उसमें उसकी मकबूलियत को बहुत बुरी तरह से डेंट पहुंचा था और उनकी जो सियासी साख थी वो बहुत मजरू हुई थी। जिस तरह की मईशत को उन्होंने हैंडल किया था, जो मुश्किलात आई थी मुख्तलिफ, लेकिन और इलेक्शन में भी हमने देखा कि पीटीआई की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और पीटीआई ने कम बैक किया। लेकिन फिर उसके बाद हम मुसलसल देख रहे हैं कि पीटीआई अपनी स्ट्रेटजी की वजह से जिस तरीके से उसने जिस तरह की कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी अपनाई, और कन्फ्रंटेशन से देखिए मैं वजाहत कर दूं, उससे मुराद ये है मेरी कि पीटीआई हुकूमत और रियासत में फर्क नहीं करती और पीटीआई फौज और इस्टेब्लिशमेंट में फर्क नहीं करती। तो हुकूमत से लड़ते लड़ते वो रियासत से लड़ना शुरू कर देती है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो जाहिर है चलता रहता है सब जमातों का मामला, लेकिन वो फौज से पंगा ले लेती है। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी की गलतियां हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपना वेट मुसलसल लूज किया है। बिल्कुल ऐसी जैगम साहब, ये देखा गया है कि स्ट्रेटजी की गलती की वजह से उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हमें ज्वाइन किए माहिर कानून राजा खालिद साहब ने। ये राय क्या जाहिर करती है कि पीटीआई के मौकिफ को कानूनी बुनियादों पर कमजोर पाया गया? जी देखिए, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ कि पीटीआई का मौकिफ कमजोर था, ये फैसला बहुत कमजोर था, वीक फुटिंग पे था और इसे कोई मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 51 बड़ा इस हवाले से वाज़ेह है कि जो आज़ादाना तौर पे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को विद इन 3 डेज ज्वाइन कर सकते हैं।
لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ایک پارٹی جو لوگ جوائن کر چکے تھے سنی اطاعت کونسل، ان لوگوں کو کہا گیا کہ آپ 15 دنوں کے اندر پی ٹی آئی کو جوائن کریں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ عدالت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرے، اس نے کانسٹیٹیوشن کے 4 کارنرز کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کی ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن، ان لائن ود دی کانسٹیٹیوشن وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کرتے ہوئے یہ سیٹیں ایک ریلیف تخلیق کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو دے دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو الیکشن کمیشن کے سامنے بھی پارٹی نہیں تھی، پی ٹی آئی تو پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی پارٹی نہیں تھی، پی ٹی آئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی پارٹی نہیں تھی۔ جو پارٹی تھی سنی اطاعت کونسل، وہ الیکشن کمیشن کے سامنے اور پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے پارٹی تھی، ان کی درخواست مسترد، ان کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سنی اطاعت کونسل نے ایک تو لسٹیں پرووائڈ نہیں کی تھیں ریزرو سیٹس کے حوالے سے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی پارلیمانی پارٹی موجود نہیں تھی اسمبلی کے اندر جسے جا کے لوگ جوائن کر لیتے۔ تو ان کا جو چیئرمین ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں حافظ حامد رضا صاحب، وہ بھی آزادانہ طور پہ منتخب ہوئے تھے، تو لہٰذا ان کا بھی رائٹ نہیں بنتا تھا۔ صاحب، حکمران اتحاد کو 2/3 کی اکثریت مل جائے گی اس فیصلے کے بعد میں، فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آنے والے دنوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ جو موجودہ حکمران اتحاد یا موجودہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اسے پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کا جو ایک موقع ملا ہے، اور اس کے بعد پھر جو مارکہ حق بنیان المرصوص تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی اور فتح دی ہے، تو اس کے بعد یہ تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اسے ایک اکثریت ملی ہے کہ وہ زیادہ آسانی کے ساتھ اور زیادہ جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کا کام جو ہے وہ بھی کر سکے، اور جو دفاع کو جس طرح سے مضبوط کیا ہے اور ملک کی عزت اور ملک کو سرخرو کیا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ کر سکے۔ اچھا رانا صاحب، کہ اس فیصلے کو جمہوری عمل کی تطہیر سمجھا جائے یا سیاسی انجینئرنگ کہلانے کا خطرہ اب بھی موجود ہے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں جو جمہوری عمل ہے وہ تو پارلیمنٹ میں ہے، اسمبلیوں میں ہے، عدالت میں تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ عدالتوں کو تو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ پارلیمنٹ میں یا کسی بھی صوبائی اسمبلی میں کس کے پاس کتنے ممبر ہیں یا کتنے ممبر نہیں ہیں۔ اس وقت جو قانون ہے اس وقت، اور جو آئین ہے، جو الیکشن رولز ہیں، اس میں جو اسپیشل سیٹس کا سیگمنٹ ہے، اس میں یہ درج ہے، اور یہ اس کی بالکل صحیح تشریح جو ہے وہ پہلے پشاور ہائی کورٹ نے کی تھی، اور اس کے بعد آج جو ہے وہ آئینی بینچ نے کی ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کے پاس، جس نے نہ تو الیکشن لڑا ہو، نہ اس جماعت نے جو ہے وہ اپنا اس کا کوئی ممبر اسمبلی میں موجود ہو، بلکہ اس کے سربراہ نے بھی جو ہے وہ کسی اور جماعت سے یا کسی اور نشان پہ الیکشن لڑا ہو، تو ایسی جماعت کو اسپیشل سیٹ جو کہ اسمبلی میں نمبر کی موجودگی کی ریشو کے حساب سے دی جانی ہے، وہ اسپیشل سیٹ نہیں دی جا سکتی۔ یہ قانون اور آئین کی تشریح انہوں نے کی ہے، اور اس اور متعلقہ جو رولز اور قانون ہے اسے کو پڑھ لے، یعنی ایک سمپل آدمی، واجبی پڑھا لکھا آدمی بھی پڑھ لے، وہ بھی یہ کہے گا کہ جی جو جماعت پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں ہے، جس نے الیکشن نہیں لڑا، وہ اسپیشل سیٹیں جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتی ہے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست جو اس وقت جو ہے وہ آزردہ ہے یا اس وقت اگریڈ فیل کر رہے ہیں، انہیں اپنے اس فیصلے کے اوپر جو ہے، رانا صاحب انہوں نے کہا وہ احتجاج کریں گے، پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں شدید احتجاج کریں گے اب وہ۔ جی بالکل، شدید
सेबी को कोई आगे टर्म है तो उसके मुताबिक करें, लेकिन मामला ये है कि उन्हें अपने उस फैसले के ऊपर अपना मुहासबा करना चाहिए कि जब उन्होंने ये फैसला किया था कि वो सब जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्ट हुए और उसके बाद वो जो है वो सुन्नी तहरीक में शामिल हो गए। जी अच्छा, तो राना साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विफाक में इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी? जी, इस कैलकुलेशन यही है कि इत्तेहादी हुकूमत जो है वो जो नंबर है, क्योंकि इस वक्त नंबर गालबन 213 है और 226 का नंबर जो है वो 2/3 मेजॉरिटी का नंबर है, तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी और इत्तेहादी हुकूमत जो है वो 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में हासिल कर लेगी। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमसे बात कर रहे थे, हमें वक्त दे रहे थे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। ये फरमाइएगा, एक तो ये कि 2/3 अक्सरियत अब आपके पास आई, दूसरे ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे ही आना था, आपने भी फोर्सी किया था। नहीं जी, बात ये है कि फोर्सी करना तो मुझे नहीं पता, कानूनी और आईनी पोजीशन यही है। आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 बड़ी वजाहत के साथ ये तरीकाकार बयान करते हैं, और जब फैसला आया था जो आज रिव्यू हुआ है, मैं तो उस दिन भी ये कहता था कि हम कानून के तालिब इल्म हैं और आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं, इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला 5 सीनियर मोस्ट जजेस ने दिया 5-0 के साथ था। और आज भी आपने देखा कि रिव्यू जो अलाउ हुआ है वो 9 जज साहबान ने अलाउ किया है। 2 जज साहबान ने सिर्फ ये कहा है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस अजहर रिजवी साहब के इलेक्शन कमीशन को उन्होंने वापस भेजा है कि वो नोटिफाई करें इसको अकॉर्डिंगली। तो ये बेसिकली जो रिव्यू अलाउ हुए हैं वो 9 जजेस की अक्सरियत से हुए हैं। 2 जजेस इसे पहले डिसमिस कर चुके थे और जस्टिस जमाल खान मंदो खेल साहब ने भी अपना जो आज फैसला सुनाया है वो अपने पिछले फैसले पे बहाल रहे हैं। वो कहते हैं कि वो 39 और 41 बैठकों की जो तकसीम थी, तो इस हवाले से बड़ी वजाहत से आज 9 जज साहबान की अक्सरियत के साथ ये जो फैसला है ये रिव्यू हुआ है। जी अच्छा, आजम नज़ीर साहब, क्या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी हुकूमत और अपोजिशन की नशिस्तों पर फर्क पड़ सकता है? जी बिल्कुल पड़ेगा ना जी, वो तो सूबाई असम्बलियों की भी उसी फार्मूले के ऊपर तक सीटें जानी है ना जी, बिल्कुल उसी फार्मूला पे जाएंगी। और इंतहाई नामवर वकला की मौजूदगी में भी ये केस इस तरह से बन जाना, आगे बढ़ जाना, अब इसका फैसला आ जाना, आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? क्योंकि बेंच ने भी ये कहा कि यहाँ सियासत भी की, जज्बात भी देखे गए, लेकिन जिस तरह से प्रोफेशनली केस को आगे लेके जाना था वो चीज़ नहीं देखी गई। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मुकदमात का फैसला जो मटेरियल है कोर्ट के सामने उसकी बेसिस पे और आइन की बेसिस पे होता है जी। ये आज नहीं, ये 1973 के आइन में जो स्कीम दी गई है और फिर जब रिजर्व नशिस्तों को इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसका ये शुरू से ये सेटल्ड लॉ है कि वो सियासी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं या कुछ सीटें जीत के आती हैं, जो उनके दरमियान तकसीम होनी होती हैं। आजाद उम्मीदवारों को और ऐसी सियासी जमात को जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो सीटों की हकदार नहीं थी और इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट का 0 डिसेंट के साथ 5-0 का फैसला था। सिंपल इज दैट। जी अच्छा, आजम साहब, क्या ये फैसला मुस्तकबिल में दूसरी जमातों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है कि पार्टी आइन और पार्लिमानी नज्म की खिलाफ वर्जी का नतीजा क्या हो सकता है? ये यकीनन यही है, और जो पुअर लीगल एडवाइस है वो भी इसमें काफी हद तक आपको नजर आएगी। भाई बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की अपनी चॉइस थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाना और कानून से हट के करवाना। चले हो गया, आपने कर लिया, उसके बाद उनके पास चॉइस थी कि वो अपने कैंडिडेट्स को किसी सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से फ्लोट कर देते, वो भी नहीं किया। फिर जब असम्बली में जीत के आए हैं तो उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, महमूद खान अचकजई साहब या जो मुतहदा वादत मंच से अमल है, वो जमातें हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेके सीट जीती हुई थी, चाहे 1 थी या 2 थी। अगर उनको ये ज्वाइन करते तो उस सूरत में भी उनका केस बिल्कुल फर्क होता। लेकिन उन्होंने एक ऐसी जमात का इंतखाब किया जिसके चेयरमैन खुद एफिडेविट देते हैं इलेक्शन कमीशन को और फिर अदालत में भी कि हमने तो जी इलेक्शन, हमारे पास रजिस्ट्रेशन थी, निशान था, लेकिन हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। और चेयरमैन खुद कहता है कि मैंने पार्टी निशान की बजाय, काउंसिल के इंतखाबी निशान घोड़े की बजाय मैंने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा।
तो वो तो खुद उन्होंने अपने लिए राहें हमवार कर दी कि उन्हें कुछ ना मिले। अलबत्ता ये जो डिसीजन है, मैं ये कहता हूँ कि वो ये आइन में जो लिखा हुआ है और इलेक्शन एक्ट 104 में जो सारी तरतीब दी गई है, ये ऐन उसके मुताबिक है। ये तो अब आइन को रीराइट कर दिया गया था ना, कि जो 3 दिन में ज्वाइनिंग होनी थी, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम इसे सारे को मिटा देते हैं। जैसे छोटे बच्चे वो बारियां लेते हुए कहते हैं कि नहीं मुझे दोबारा बारी तो मैंने दोबारा लेनी है, तो इस तरह नहीं होता कानून में, ना आइन में ऐसी गुंजाइश है। वो जो टाइमलाइन थी इन्होंने सोच समझ के फैसला किया, वो एग्जॉस्ट की, वो बात खत्म हो गई। ये बिल्कुल आखिरी रेमेडी मानी जा रही है, ये कहा जा रहा है इससे आगे जाया नहीं जा सकता। और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पीटीआई की तरफ से भी यही आ गया कि अब वो इस पर एहतजाज करेंगे। थोड़ी सी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा एहतजाज से भी ज्यादा शदीद कुछ होता है, या शदीद एहतजाज से भी ज्यादा कुछ होता है डिक्शनरी के अंदर, तो वो निकाल ले, वैसे कर ले। फैसला हाथमी हो चुका है और ये बिल्कुल ऐसे ही होना भी था। बिल्कुल मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें मंजूर की गई हैं और 7 जजेस का अक्सरियती फैसला है। 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी जुजवी तौर पर नजरसानी मंजूर की। तहरीक इंसाफ मखसूस आपको बता रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी बेंच ने आइन को हरा दिया है। कमल शोजब की जानिब से कहा गया है और रहनुमा पीटीआई कहते हैं कि जब ये बेंच बना था तो उसी दिन से ही शकूक व शुबहात थे। कमल शोजब ने कहा कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई की थी और आज भी हैं। आज पीटीआई से ये सीटें छीनी गई हैं। उन्होंने कहा कि इंसाफ का कत्ल हुआ है, हम एहतजाज करेंगे। तो मखसूस नशिस्तें मिलने पर हुक्मरान इत्तेहाद को 2 इत्तेहाई अक्सरियत मिल जाएगी। इस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो चुका है। कमल शोजब ने रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी बेंच ने आइन को हरा दिया है। जब यह बेंच बना था तो उसी दिन से ही शकूक व शुबहात थे। तो इसी बारे में मजीद बात होगी। सेनेटर फैसल वाडा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया वाडा साहब, वक्त दे रहे हैं आप। मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें, फैसला बिल्कुल सामने आ चुका। पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ गई और वो ये कह भी रहे हैं कि अब हम एहतजाज करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये 2.25 साल पहले जब केस शुरू हुआ था उस दिन बता दिया था कि तहरीक इंसाफ को भरपूर मायूसी होगी, तगड़े की जोर से अब मायूसी होगी। एहतजाज तो किसी का बाप पाकिस्तान में नहीं कर सकता, ना अंदर ना बाहर, और इसी तनख्वाह पे होगा। और जिस तरीके से लीगली केस लेके चला गया और डे 1 से एटलीस्ट पाकिस्तान में पहली आवाज मैं था जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, सारे तमाम चैनल, आपके चैनल समेत, कि ये इसमें मायूसी होगी। पीटीआई को भरपूर तरीके मायूसी हुई, लीगली 100% करेक्ट है। इससे पहले जो फैसला आया था उसमें सब सियासत थी, आपको पता है पूरे पाकिस्तान की सियासत इन्वॉल्व थी। अब ये मेरिट पे फैसला है और ये डे 1 से क्लियर था, ना लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई थी, ना लीगली इसको कुछ इस केस के अंदर, ना लीगली इसको परसू किया गया पीटीआई की तरफ से। तो पीटीआई जो चाहती थी इमरान खान साहब को जेल पे रखना, वो जेल में है और रहेंगे। पीटीआई चाहती थी कि तबाह और बर्बाद कर दे अपनी माज़ाराए कत्ल वगैरह की सियासत के तौर पे, और ये सब गेम का हिस्सा था, वो भी उन्होंने कामयाबी से कर दिया। अब वो आई वॉश के लिए ड्रामे करें, हम एहतजाज करें, एहतजाज तो किसी का बाप भी पाकिस्तान में कर नहीं सकता। पॉलिटिकली तो आपको पता है यही अब पॉलिटिक्स रह गई है। 26वीं तरमीम पे भी क्लियर था, 27वीं पे भी क्लियर हूँ, और आगे लेजिस्लेटर्स का जो काम है, यानी कि हमारा जो काम है हम करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो रुकावट आएगी उसको खाड़ के बाहर फेंक देंगे। प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव पाकिस्तान चलेगा। अब कोई हील उज्जत ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए कि ये हुआ और वो हुआ, ना ज्यादा ओवर जमहूरी बनने की किसी को जरूरत है। खुल के बात करें, सीधी सीधी बात करें, यही है, इसी पे चलना है। अच्छा फैसल वाडा साहब, क्या इस फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत मुतासिर हो सकती है और क्या ये पार्टी डिसफंक्शनल करार पाने के करीब है? देखिए जी, ये पीटीआई पाकिस्तान बन चुकी है जैसे एमकेएम पाकिस्तान है, ये भी मैं आपको बहुत अर्से से कह रहा था। और डिसफंक्शनल तो ये ऑलरेडी है। फंक्शन अगर कर रही होती तो रिजल्ट कुछ और होते, तो फंक्शनल तो है ही नहीं। और मुतासिर तो भरपूर तरीके से मुतासिर होगी, इतनी मुतासिर होगी कि इनका वजूद जो है वो अब शायद पीटीआई पाकिस्तान भी पूरा कहलाना भी मेरे ख्याल से मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ। सो ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है इनके लिए, बट आई होप दैट नाउ एटलीस्ट द गवर्नमेंट शुड परफॉर्म। क्योंकि नैरेटिव के अंदर गवर्नमेंट वीक है, पीटीआई स्ट्रांग है। प्रैक्टिकली पीटीआई फारिग हो चुकी है, गवर्नमेंट स्ट्रांग है। तो ये दोनों चीजों के अंदर बैलेंस तो गवर्नमेंट को करना है। मैं तो नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आपको लगता है किसी भी मरहले के ऊपर कि पीटीआई को खुद भी अंदाजा था कि ये फैसला इसी तरह से आएगा और उस दिन बाकायदा वो आपके वाले अल्फाज का डिब्बा बिल्कुल गोल हो जाएगा? देखिए, पीटीआई वाले जो चाहते थे, पीटीआई वाज पार्ट ऑफ द प्लान। पीटीआई ने भरपूर तरीके से इसको खेला है और पीटीआई ही
تباہی کا باعث بنی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو ہی پتا ہے ان کا یہ آخری اقتدار ہے. عمران خان صاحب مفروض طور پہ باہر آ جاتے تو 75% لوگ اپنے گھر بیٹھے ہوں گے. تو مال دبا کے کمایا جا رہا ہے، پرکس اینڈ پریویلیجز سب استعمال کر رہے ہیں، ٹرپ سے بھی جا رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، اسٹریٹجی کے تحت، انڈرسٹینڈنگ کے تحت اسمبلی سے باہر جاتے ہیں، اسمبلی کے تحت اندر آتے ہیں. اس کا ڈرامہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو ڈرامہ آپ کا ایکسپوز ہو گیا. پاکستانی قوم بھی اب بھول چکی ہے پی ٹی آئی کی وہ جو پاپولیرٹی تھی وہ بھی اب آپ کو نظر نہیں آ رہی. اور جی بات بھی مکمل کریں، ساتھ میں یہ بھی بتائیں اب اس فیصلے کے بعد حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت ملے اور پھر اس کے بعد میں ان کے وہ معاشی طور پہ کام کرنا شروع کرے. رانا سرا نے کہا کہ یہ تو بہت بہتر موقع ہوں گے، اب ہم اکانومی پہ زیادہ کام کریں گے، تو پھر نریٹو بھی بنتا جائے گا حکمران جماعت کا. ایسے لگتا ہے آپ کو؟ لیکن نیریٹو کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نیریٹو کے معاملے میں تو کمزوری ہے. لیکن جہاں تک اکنامیکل فرنٹ کے اوپر ہے، میرے خیال اکنامیکل فرنٹ پہ امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی لائکی دکھائی جائے اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور پاکستان کو اس کا بینیفٹ ہو. ابھی تک تو ہمیں جو پروگریسو اور پروڈکٹیو پاکستان کے لیے جو اچیومنٹس لا کے دے رہے ہیں وہ تو فارچونیٹلی فیلڈ مارشل صاحب آصم منیر صاحب لا کے دے رہے ہیں کامیابیاں، اور ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. تمام پاکستانی سر اٹھا کر، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، اکنامیکل فرنٹ ہو، انویسٹمنٹ فرنٹ ہو، ڈپلومیٹک فرنٹ ہو. تو کامیابی انفارچونیٹلی اگر ڈیموکریٹک سسٹم میں نہیں ہے تو ان ڈیموکریٹک سسٹم سے بھی اگر ڈیموکریٹک وے میں کوئی چیز پاکستان کے لیے بھرپور طریقے سے آ رہی ہے تو ہم اسے ویلکم کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ہم ان کے لیے تو راستہ ہموار کریں. اچھا فیصل وافدی صاحب، کیا یہ فیصلہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے پریسیڈنٹ بن سکتا ہے جو پارٹی آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے، اور کیا تمام جماعتیں اس فیصلے سے سبق بھی سیکھیں گی؟ یہ سبق اگر اب نہیں سیکھا تو پھر ان کے لیے تو پھر سیاست ختم ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میرے خیال سے تمام جمہوری لوگوں کو میسج کے ذریعے ہو گیا ہے کہ جمہوریت کے پیرامیٹر کے اندر ہی فٹ بال کھیلیں. فٹ بال باہر کھیلنے کی کوشش کی تو بال سر پہ آگے لگی اور دھڑام سے گر جائیں گے. یہ اس کی کلیئر کٹ میسج ہے اور یہ سب نے ریٹریو بھی کر لیا میسج. ٹھیک ہے، سینیٹر فیصل وافدہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بے حد شکریہ. تو جناب یہ سنیے، یہ فگرز دیکھیے، یہ سارے کے سارے اعداد و شمار بھی دیکھیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کی 77 مخصوص نشستیں بحال. 77 مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد میں تقسیم کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال. قومی اسمبلی کی 22، صوبائی اسمبلیوں کی 55 نشستیں حکومتی اتحاد کو مل گئیں. حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی کی 19 خواتین، 3 اقلیتی نشستیں مل چکی. سما کے نمائندے سہیل رشید ہمارے ساتھ ہیں. سہیل رشید، یہ تازہ نمبرز بتائیے اس فیصلے کے بعد جو اب بنتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ کا جو آج فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے بعد جو مجموعی صورتحال بنی ہے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں نشستوں کی، اس کے تحت اگر ہم بات کریں مجموعی طور پر بحال کر دی گئی ہیں اور یہ حکومتی اتحاد میں تقسیم کرنے کا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ بھی بحال کیا گیا ہے. یعنی یہ تمام نشستیں اب حکومتی اتحاد کو ملیں گی. قومی اسمبلی کی اگر ہم بات کریں تو 22، صوبائی اسمبلیوں کی 55 نشستیں حکومتی اتحاد کو مل جائیں گی اور دیگر جماعتوں کو، جبکہ حکمران اتحاد قومی اسمبلی کی 19 خواتین کی اور 3 اقلیتی نشستیں لے گا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں خواتین کی 21 اور اقلیت کی 4 نشستیں جو ہیں وہ بحال کی گئی ہیں اور یہ بھی حکمران اتحاد کو اور جے یو آئی میں جائیں گی. پنجاب اسمبلی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر خواتین کی 24 نشستیں ہیں اور اقلیتوں کی 3 نشستیں ہیں جن کو بحال کرتے ہوئے انہی جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکے گا، بلکہ وہ فیصلہ بحال ہو گیا ہے اس فیصلے کے ساتھ ہی. اور پھر سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2 اور 1 اقلیتی نشست جو ہے یہ حکمران اتحاد اور اس میں شامل جو دیگر جماعتیں ہیں اور جے یو آئی، ان ساری جماعتوں میں یہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں یہ تمام نشستیں تقسیم کر دی جائیں گی. جس طرح سے بالکل الیکشن کمیشن نے اپنے اصل فیصلے میں یہ قرار دیا تھا کہ ان نشستوں کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، لہذا متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت ایک بار اگر یہ تقسیم ہو چکی ہیں تو دوبارہ جو فلور ہے یا اسمبلی ہوتی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے ان کو دوبارہ سے تقسیم کرنا ہے انہی جماعتوں پر جنہوں نے عام انتخابات میں حصہ لے رکھا ہے اور کوئی نہ کوئی نشست انہوں نے جیت رکھی ہے. اسی تناسب سے ان میں دوبارہ ان کی تقسیم کرنے کا جو فارمولہ تھا اس کو درست مانا گیا ہے. اب یہ تمام 77 نشستیں ان جماعتوں کو دوبارہ مل جائیں گی اور سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کا ان پر سے دعویٰ ختم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے سہیل، آپ نے بڑا تفصیلاً بتایا کہ اب جو یہ مخصوص نشستیں ہیں ان کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا تمام جماعتوں میں. آپ کا بے حد شکریہ. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کی 77 مخصوص نشستیں بحال ہو چکی ہیں.